नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। आज हम बीएड प्रथम और सेकंड सेमेस्टर में द्वितीय प्रश्न पत्र शैक्षिक तकनीकी तथा सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। आपके सामने है पहला प्रश्न, संप्रेषण प्रतिमान बताइए। उत्तर है सन 1949 ईस्वी में सर्वप्रथम सीई शानोन और वारेन वावेर ने संप्रेषण हेतु प्रतिमान मॉडल विकसित किया। इस प्राथमिक प्रतिमान में 3 भाग थे। देखिए दोस्तों, पहला है प्रेषक सेंडर, जो मैसेज को भेजता है उसे हम प्रेषक कहते हैं। दूसरा है माध्यम चैनल, जिस माध्यम के द्वारा संदेश भेजा जाता है, जो डाकिये का कार्य करता है उसे हम माध्यम कहते हैं। और तीसरा है ग्राही रिसीवर, जो संदेश को प्राप्त करता है। अब देखिए दोस्तों, इस मॉडल में माध्यम टेलीफोन था, यानी कि जो डाकिये का कार्य करता था वह टेलीफोन था, जिसके द्वारा प्रेषक एवं ग्राही में संबंध स्थापित किया गया। आगे है, समय के साथ धीरे धीरे बदलाव आया और इस मॉडल के मूलभूत तत्वों की संख्या बढ़ी। आगे चलकर इसमें ग्राही द्वारा व्यक्त विचार या प्रतिक्रिया को प्रतिपुष्ट फीडबैक के रूप में प्रस्तुत करते हुए नवीन प्रतिमान विकसित किए गए, जिनमें प्रेषक द्वारा कूटीकरण, इकोडिंग तथा कूटा अनुवाद, डिकोडिंग को भी शामिल किया गया। देखिए दोस्तों, संप्रेषण प्रतिमान में अंत में जो ग्राही होता था, ग्राही जब सूचना को प्राप्त करता था तो उसके प्रति वह प्रतिपुष्ट देता था, फीडबैक देता था। जो कोड होता था, यानी कि जो मैसेज आता था उसको डिकोड करता था, वह उसे पढ़ता था, उसके प्रति प्रतिपुष्ट देता था। तो इसे भी संप्रेषण प्रतिमान में शामिल किया गया। अगला प्रश्न आपके सामने, शिक्षण तकनीकी क्या है। उत्तर है शिक्षण तकनीकी के अर्थ पर जाने के पूर्व शिक्षण शब्द की उचित व्याख्या जरूरी है। शिक्षण एक कला है या विज्ञान, इस पर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, परंतु शिक्षण न तो संपूर्ण कला है और न ही पूर्ण रूप से विज्ञान, अपितु यह दोनों का अद्वितीय सामंजस्य है। देखिए दोस्तों, कुछ विद्वान मानते हैं कि शिक्षण एक कला है, कुछ विद्वान मानते हैं कि शिक्षण एक विज्ञान है, और कुछ ऐसे विद्वान हैं जो मानते हैं कि शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। अब दोस्तों कैसे, जैसे कि आप किसी बालक को सैद्धांतिक बातें को समझाते हैं तो उसके लिए आप पहले उसे व्यवहारिक ज्ञान देते हैं, फिर उसके बाद आप सैद्धांतिक बातें बताते हैं। तो दोस्तों, जो आप व्यवहारिक ज्ञान देते हैं यह शिक्षण की एक कला है। व्यवहारिक ज्ञान के माध्यम से, शिक्षण की कला के माध्यम से आप विज्ञान का ज्ञान देते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षण जो है यह कला और विज्ञान दोनों है। अब दोस्तों बात करते हैं शिक्षण तकनीकी क्या है। शिक्षण तकनीकी उसे कहते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया में कौन सी युक्ति लगाएं, कौन सी टेक्नोलॉजी लगाएं, कौन सी तकनीकी लगाएं कि शिक्षण प्रक्रिया को सरल से सरल बनाया जा सके, इसे ही शिक्षण तकनीकी कहते हैं। अब दोस्तों आगे पढ़ते हैं, शिक्षक जन्मजात भी होते हैं, परंतु यदि उचित अवसर एवं प्रशिक्षण दिए जाएं तो शिक्षक बनाए भी जा सकते हैं। अब दोस्तों, शिक्षक जन्मजात होते हैं, यानी कि शिक्षक पैदा होते, जो छोटा बच्चा होता है जो पैदा होते शिक्षक थोड़ी बन जाएगा दोस्तों, यानी कि शिक्षक के अंतर्गत जन्मजात गुण होते हैं। लेकिन दोस्तों उचित वातावरण, उचित माहौल, उचित प्रशिक्षण के द्वारा शिक्षक क्रिएट भी किए जा सकते हैं, शिक्षक बनाए भी जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रकार शिक्षण एक कला भी है जिसे स्वतंत्रता पूर्वक क्रियात्मकता के साथ स्वतः विकसित किया जा सकता है एवं वैज्ञानिकता को ध्यान में रखते हुए क्रमबद्ध तरीके से विकसित भी किया जा सकता है। आगे देखिए दोस्तों, विज्ञान उसे कहते हैं जिसमें वैज्ञानिक पदों का पालन किया जाता है तथा नियम बनाने के पूर्व क्या होता है, पहले समस्या को देखा जाता है, फिर समस्या पर प्रयोग किया जाता है, फिर प्रयोग करने के बाद प्रक्षेपण किया जाता है, फिर अंत में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। निष्कर्ष निकालने के बाद हम विशिष्ट नियम बनाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, इसे विज्ञान कहते हैं। के पदों को देखा जाता है। शिक्षा भी कई क्षेत्रों में इनका पालन करती है, परंतु इसे विशुद्ध विज्ञान नहीं माना जा सकता, क्योंकि विज्ञान नियमों की भांति इसके नियम अपरिवर्तनशील एवं अटल नहीं होते, देश काल परिस्थिति और व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार बदलते रहते हैं। इसी प्रकार कला का अर्थ व्यवहारिक कुशलता से है। कला का अर्थ क्या है, व्यवहारिक कुशलता से है। इसका अर्थ कार्य, रचना, सृजन तथा निर्माण करना है। इसमें व्यक्ति अपनी ओर परिवर्तन करके नवीनता पैदा कर सकता है। इसमें नियमों का बंधन नहीं होता है। संगीत, काव्य, चित्रकला एवं मूर्तिकला आदि को विशुद्ध कला कहा जा सकता है। इस आधार पर शिक्षण कला है,
क्योंकि शिक्षक देश काल एवं परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन कर सकता है, परंतु इसे हम विशुद्ध कला भी नहीं मान सकते, क्योंकि शिक्षक एक सीमा तक ही परिवर्तन कर सकता है। उसे पाठ्यक्रम एवं छात्र की रुचि का भी ध्यान रखना पड़ता है। यानी कि दोस्तों जो शिक्षक होता है वह कला व विज्ञान दोनों का प्रयोग करता है। वह देश काल परिस्थिति के अनुसार अपने पाठ्यक्रम को पढ़ाता है। अपने पाठ्यक्रम में वह चेंजमेंट ला सकता है, लेकिन वह इतना चेंजमेंट नहीं ला सकता कि बालक की रुचि का वह ध्यान न रख सके, क्योंकि वर्तमान शिक्षा जो पद्धति है यह बाल केंद्रित पद्धति है, जिसमें बालक की रुचियों के अनुसार बालक की रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं को देखकर पढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रणाली उपागम विश्लेषण क्या है। उपागम का मतलब होता है साधन। देखिए दोस्तों, प्रणाली विश्लेषण प्रशिक्षण एवं पृष्ठपोषण दोनों से सीधे तौर पर जुड़ा होता है। इसका उद्भव भी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। वास्तव में यह वैज्ञानिक प्रबंधन से जुड़ा हुआ शब्द है, परंतु धीरे धीरे यह प्रत्यक्ष शिक्षा में भी प्रभावी होने लगा। प्रणाली विश्लेषण को हम निम्न रेखा चित्र से समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, उद्देश्य का निर्धारण करना। प्रणाली उपागम में पहले हम उद्देश्य का निर्धारित करते हैं, फिर दोस्तों प्रणाली का पुनरीक्षण करना, फिर प्रणाली का हम पुनर्निरीक्षण करते हैं। आंकड़ों का संग्रहण करना, पहले हम डेटा संग्रहित करते हैं, फिर दोस्तों आंकड़ों का विश्लेषण करना, फिर जो डेटा हम संग्रहित करते हैं उसका विश्लेषण करते हैं। यह चौथा स्टेज है। पांचवें स्टेज में मुख्य समस्या की पहचान करना। फिर जब हम समस्या के जड़ तक पहुंच जाते हैं, समस्या की पहचान करते हैं, तो समस्या के क्षेत्र में निश्चित कार्य करना। फिर जो हमारी समस्या है उसके एक निश्चित क्षेत्र में कार्य करते हैं और समस्या का समाधान करते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रणाली उपागम के विश्लेषण के जो 6 स्टेप थे वो थे उद्देश्यों का निर्धारण करना, प्रणाली का पुनरीक्षण करना, आंकड़ों का संग्रहण करना, आंकड़ों का विश्लेषण करना, मुख्य समस्या की पहचान करना, समस्या के क्षेत्र में निश्चित कार्य करना। ये 6 स्टेप थे। देखिए दोस्तों, शैक्षिक प्रबंधन प्रणाली विश्लेषण से अत्यधिक प्रभावित हुआ है। इसके द्वारा शिक्षा की जटिल समस्याओं को हल करने में मदद मिलती है। प्रणाली शब्द इंजीनियरिंग से लिया हुआ शब्द है जो विश्लेषण तथा विकास को प्रदर्शित करता है। ऐसा माना जाता है बगैर प्रणाली विश्लेषण के किसी भी नवीन उपयोगी प्रणाली को लागू नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने, कंप्यूटर के लाभ बताइए, संगणक के लाभ बताइए। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। उत्तर है निम्न कोटि के शिक्षार्थी को व्यक्तिगत प्रकार के अनुदेशनात्मक कार्यक्रम द्वारा धनात्मक एवं प्रभावी वातावरण तैयार किया जाता है। उसके लिए इसके विभिन्न पदों में व्यक्त किया जाता है। दूसरा पॉइंट है शिक्षक के नियंत्रण के क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है, अधिक सूचनाप्रद बनाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है नवीन कंप्यूटर के साथ काम करने के कुछ उपयोग प्रेरणा प्रदान करते हैं। अगला पॉइंट है उच्च कोटि की व्यक्तित्व की क्रियाएं छात्र की प्रतिक्रियाओं को उच्च कोटि का पुनर्बलन प्रदान करती है। अगला पॉइंट है छात्रों की स्मरण शक्ति उनके अतीत के ज्ञान को अभिलेखित करने के लिए परवर्ती पदों को प्रदान करती है। अगला पॉइंट है सजीव रंगीन चित्रण छात्रों को अभ्यास करने के लिए वास्तविक प्रेरणा प्रदान करती है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है शैक्षिक तकनीकी द्वितीय अथवा कोमल उपागम अथवा सॉफ्टवेयर तकनीकी क्या है। उत्तर है दोस्तों इस शैक्षिक तकनीकी के प्रभाव में आने का मुख्य आधार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग है। इस शैक्षिक तकनीकी को अनुदेशन तकनीकी, शिक्षण तकनीकी तथा व्यवहार तकनीकी भी कहते हैं जो कोमल उपागम होता है। इसे शिक्षण तकनीकी कहते हैं, व्यवहार तकनीकी कहते हैं, अनुदेशन तकनीकी कहते हैं। सिल्वरमैन ने इसे रचनात्मक शैक्षिक तकनीकी भी कहा है। कोमल उपागम के माध्यम से नवीन विशिष्ट शिक्षण विधियों, प्रविधियों, तकनीकियों एवं व्यूहरचनाओं का निर्माण एवं विकास किया जाता है। यह तकनीकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर, सरल एवं प्रभावशाली तथा मृदु बनाती है, कोमल बनाती है। इसलिए इसे भाषा उपागम का नाम दिया गया है। इसमें अभियंत्रण की मशीनों का प्रयोग न करके शिक्षण तथा सीखने के लिए सिद्धांतों का प्रयोग छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। देखिए दोस्तों जो हम विभिन्न जब हम शिक्षण प्रक्रिया में विभिन्न तकनीकियों का जो हम उपयोग करते हैं इसे भी हम कोमल उपागम कहते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने शैक्षिक दूरदर्शन के भाग एवं उद्देश्य लिखिए। उत्तर है शैक्षिक दूरदर्शन को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं या विभाजित करते हैं। अब देखिए दोस्तों खुला दूरदर्शन प्रसारण, इसके अंतर्गत दूरदर्शन प्रसारण में शैक्षिक कार्यक्रम को दूरदर्शन स्टूडियो से सीधे तरंगों के माध्यम से छात्रों के समक्ष
प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा देखिए दोस्तों, बंद दूरदर्शन प्रसारण। इस प्रसारण में श्रोता और प्रसारण के साधन सीमित होते हैं। प्रायः प्रसारण स्टूडियो का संबंध एक केबल से सीधे दूरदर्शन से होता है अथवा विशेष प्रकार के दूरदर्शन पर एक विशेष तरंग दैर्ध्य का प्रसारण होता है। अगला पॉइंट है, शैक्षिक दूरदर्शन के उद्देश्य क्या है। सामान्य और विशेष विषयों की शिक्षा सबके लिए आसान बनाना शैक्षिक दूरदर्शन का मुख्य उद्देश्य है। व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रम का प्रसारण करना, जिससे लोग अपने व्यवसाय और औद्योगिकी के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। तीसरा पॉइंट है, शिक्षकों को सेवापूर्ण व सेवाकालीन प्रशिक्षण देना। अगला पॉइंट है, उन व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करना जो विद्यालय नहीं जा सकते। यह शैक्षिक दूरदर्शन का मुख्य लक्ष्य है। अगला पॉइंट है, शिक्षण व्यूहरचना क्या है। उत्तर है, व्यूहरचना का अर्थ शिक्षण क्रिया में कुछ शिक्षक अधिक प्रभावशाली होते हैं, इसके विपरीत कुछ शिक्षक नीरस, उदासीन एवं केवल पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित होते हैं। कुछ शिक्षण अपने विषय के अतिरिक्त अन्य विषय जैसे राजनैतिक, प्रशासनिक, मनोरंजक आदि में ही व्यस्त रहते हैं एवं कक्षा शिक्षण में कोई रुचि नहीं लेते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षण एक मनोवैज्ञानिक क्रिया है जिसके द्वारा विद्यार्थियों में आवश्यक व्यवहार परिवर्तन किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, शिक्षक के शिक्षण कार्य की कुशलता उसके द्वारा चयनित व्यूहरचना पर निर्भर करती है। शिक्षण व्यूहरचना को हम साधारण भाषा में पूर्व शिक्षण नियोजन की कला कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप शिक्षण प्रक्रिया में पहले आप उसका पूर्व नियोजन करेंगे कि हम कैसे पढ़ाएंगे, पाठ योजना बनाएंगे, तभी आपकी शिक्षण प्रक्रिया सफल होगी। और दोस्तों, जो शिक्षक यदि अपने विषय वस्तु में रुचि नहीं लेते हैं तो उसे वे अच्छे से पढ़ा नहीं सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, शिक्षण के संबंध में व्यूहरचनाओं एवं नीतियों की व्याख्या करते हुए प्रोफेसर स्टोन्स एवं मैरिस कहते हैं, शिक्षण व्यूहरचना पाठ की एक सामान्यीकृत योजना है जिसमें छात्रों के व्यवहार परिवर्तन की संरचना अनुदान के उद्देश्यों के रूप में सम्मिलित होती है एवं व्यूहरचनाओं का प्रयोग करने के लिए आवश्यक युक्तियों की रूपरेखा सम्मिलित होती है। पाठ की नीति एक विकसित पाठ्यक्रम का ही भाग है। अब देखिए दोस्तों, शिक्षण व्यूहरचनाओं के लाभ क्या हैं। पहला लाभ है, शिक्षण व्यूहरचनाओं का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है। दूसरा पॉइंट है, इसके उपयोग से कम समय में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है, शिक्षण व्यूहरचनाओं द्वारा शिक्षण सिद्धांतों एवं संप्रदायों के आदान प्रदान में छात्र गलत अनुक्रिया कम करते हैं। अगला पॉइंट है, शिक्षण व्यूहरचनाओं का मुख्य कार्य व्यवहार परिवर्तन है। पांचवा पॉइंट है, शिक्षण व्यूहरचनाएं सदैव किसी न किसी शिक्षण प्रतिमान की ओर संकेत करती हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। उत्तर है, सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ एवं परिभाषा। सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ है लघु पाठ अवधि तथा लघु पाठ सामग्री से शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण की यह अवधारणा है कि शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है जिसे सरल से सरल प्रक्रिया में विभाजित किया जा सकता है और सरलतम प्रक्रियाओं की सहायता से वांछित कौशल को विकसित किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, जब आप शिक्षक बनने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तो उस समय आपको सूक्ष्म शिक्षण करना होता है। उस समय आप ही के कक्षा के 5, 7, 10 छात्र अध्यापकों के सामने आपको पढ़ाना होता है, विभिन्न कौशल को पढ़ाना होता है। फिर वही छात्र अध्यापक आपको बताते हैं, प्रतिपुष्टि देते हैं कि आप कहाँ सही कर रहे हैं, कहाँ गलत कर रहे हैं। यह विद्यालय का लघु रूप होता है जो कि आपको वास्तविक विद्यार्थियों के सामने न पढ़ाकर अपने ही कक्षा के छात्र अध्यापकों के सामने पढ़ाते हैं, जिससे आपके अंदर विभिन्न कमियों को दूर किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण की परिकल्पना डॉक्टर रॉबर्ट बुश और डॉक्टर D.W. एलिन ने की थी। इनके अनुसार सूक्ष्म शिक्षण एक निर्देशित शिक्षण है। सूक्ष्म शिक्षण किसी दशा में आकार एवं समय में सूक्ष्म शिक्षण परिस्थिति है। दूसरा पॉइंट है, प्रोफेसर नरेंद्र वैद्य के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण एवं सूक्ष्म पदीय शिक्षण स्थितियां हैं जहां वास्तविक कक्षा शिक्षण की जटिल स्थितियां पर्याप्त कम हो जाती हैं। इसके साथ ही शिक्षण अभ्यास की तुलना पृष्ठपोषण की मात्रा बढ़ जाती है। यानी कि दोस्तों, आप शिक्षक की वास्तविक स्थिति से गुजरने से पहले एक बार हम रिहर्सल कर लेते हैं सूक्ष्म शिक्षण के तकनीकी के माध्यम से, ताकि हम में शिक्षक बनने के गुण पूर्णतः विकसित हो जाए।
ताकि जब हम बालक के सामने पढ़ाने जाएं तो हम वहां पर हिचके न। तीसरा पॉइंट है क्लिफ्ट के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण प्रशिक्षण की वह विधि है जिसमें शिक्षण की परिस्थितियों को सरल किया जाता है और शिक्षण व्यवहार के किसी एक विशेष कौशल के अभ्यास से जोड़ दिया जाता है। वह अभ्यास छोटे आकार की कक्षा में अल्प समय में किया जाता है। जो विभिन्न कौशल होते हैं, श्यामपट्ट कौशल होता है और दोस्तों प्रश्न कौशल होता है, विभिन्न कौशल होते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने, ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग एवं उनके महत्वपूर्ण सहायक उपकरणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है ओवरहेड प्रोजेक्टर विधि शिक्षा के क्षेत्र में एक उत्तम संप्रेषण विधि है। इसमें विषय से संबंधित विषय वस्तु पर विभिन्न ट्रांसपेरेंसीज तैयार की जाती है और इन्हें पर्दे या दीवार पर प्रक्षेपित किया जाता है। प्रोजेक्टर को कक्षा में प्रदर्शन मेज पर रखा जाता है। शिक्षक छात्रों की ओर उन्मुख होकर प्रोजेक्टर में तैयार ट्रांसपेरेंसी रखता है और प्रोजेक्टर का संचालन करता है। ओवरहेड प्रोजेक्टर समस्त प्रक्षेपित होने वाला प्रोजेक्टर है। इसके द्वारा 18 सेंटीमीटर इक्वल टू 22.5 सेंटीमीटर आकार की तैयार ट्रांसपेरेंसीज को बढ़ा करके प्रक्षेपण 1.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर आकार में सरलता से लाया जा सकता है। इसमें शिक्षक छात्रों के सामने रहता है। ट्रांसपेरेंसी पर संदेश, डायग्राम तथा स्केच आदि विवरण अंकित किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर इन्हें टाइप कराकर फोटोकॉपियर द्वारा भी तैयार किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, जो ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है यह एक स्मार्ट बोर्ड होता है जो कि यह कक्षा में वास्तविकता की स्थिति को उत्पन्न करता है। इसमें दोस्तों आप स्केच से लिख भी सकते हैं, विभिन्न चित्रों को प्रदर्शित कर सकते हैं और दोस्तों यह श्रव्य दृश्य का भी कार्य करता है। तो दोस्तों यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।